Hello friends, myself Jitendra Kumar and welcome to our official YouTube channel टेस्टोपीडिया ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो आर्मी का जो हम महत्वपूर्ण और जो इम्पोर्टेंट सेशन आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं, आज हम इंडियन आर्मी के जो अगला पेपर है उसके साथ में आपके साथ में आगे बढ़ेंगे। तो बढ़िया तरीके से इन कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना है और अपना जो नोटबुक और अपना जो पेन है, ठीक है ना, उसको साथ के अंदर कंटिन्यू रन करना है ताकि आप भी इन क्वेश्चनों के ऊपर ही बहुत ही शानदार प्रैक्टिस कर पाओ। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं पे आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। कई क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जहां पे आपको वैल्यू भी बिल्कुल चेंज नहीं मिलेगी, तो ध्यान रखिए इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और लगभग हम मान के चलते हैं तो लगभग क्वेश्चन यहाँ से आपके पुट हो जाएंगे। तो हमारा जो छठवां पेपर है आज हम उस पर डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो बिना टाइम डिस्कस किए, बिना टाइम खराब किए हम आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन के सामने, ठीक है ना। क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ना है, उसके बाद में आंसर पुट करना है। क्लियर है दोस्तों, क्वेश्चन को बड़े गौर से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को, एक दुकानदार होता है वो अपने ग्राहकों को 10% की छूट देता है और फिर भी 20% का लाभ कमाता है। तदनुसार यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा कि जिसका लागत मूल्य आपको कितना दिया गया है 450 रुपए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोई भी वस्तु होती है उसका अंकित मूल्य मतलब जिसको मार्केट प्राइस हम कहते हैं, एमआरपी जिसको कहते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस हम कहते हैं, वो तथा उसका जो कॉस्ट प्राइस है उसके बीच में एक रिलेशन पाया जाता है। दोस्तों वो रिलेशन क्या होता है आपको याद रखना है कि ये रिलेशन होता है कि एमआरपी अपॉन कॉस्ट प्राइस, एमआरपी अपॉन कॉस्ट प्राइस जिसको हम लागत मूल्य कहते हैं, ये बराबर होता है 100 प्लस माइनस जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज, ठीक है ना। और इस डिवाइडेड बाय किसका होता है 100 माइनस डिस्काउंट जो भी आपको दिया हुआ होता है। तो ये पॉइंट आपको याद में रखना है दोस्तों। ये आया कैसे, ये हम जब फुल डिटेल से आपको समझा पाएंगे, जब हम पूरे प्रॉपर तरीके से हम बैच स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा आपके पास किसी भी वस्तु के एमआरपी और कॉस्ट प्राइस के बीच में जो रेशो पाया जाता है वो रेशो होता है 100 प्लस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंटेज इज डिवाइडेड बाय 100 माइनस जो भी डिस्काउंट परसेंटेज होता है, ठीक है ना। यहाँ पे बात समझ में आई। अब सब कुछ वैल्यूज हमारे को गिवन है, बस वैल्यू पुट करना है और आंसर आपको कैरी करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य आपको नहीं दिया गया, तो एमआरपी को हम एमआरपी मान लेते हैं, यानी कि एमआरपी इज डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है दोस्तों 450, ठीक है ना। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो 100 और उसके बाद में देखो प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हो रहा है 20% का, तो 100 प्लस 20 इज डिवाइडेड बाय 100 माइनस जो भी डिस्काउंट दिया गया है कितना परसेंट का 10% का, तो 10 यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आगे का जो प्रोसेस है दोस्तों उस पर गौर कीजिएगा। एमआरपी ये अपने को गिवन है, ठीक है, निकालना है और यहाँ पे हो गया अपना 450। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो 100 में अगर 20 ऐड कर देंगे तो 120 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो 100 में से 10 घटा देंगे तो कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा। 10 से 10 कटा दोस्तों, 9 से ये एक बार और ये 5 बार कटा, और 5 को जब आप 120 से गुणा कर रहे होंगे ना दोस्तों, तो आपके पास जो एमआरपी निकल के आएगा, आपके पास जो एमआरपी निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा दोस्तों 12 पंजे 60 यानी कि 600 रुपए। यानी कि तो हम कह सकते हैं कि उस वस्तु का जो एमआरपी था, जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस अधिकतम खुदरा मूल्य जिसको हम कह सकते हैं, वो कितना रहा होगा 600 रुपए रहा होगा। तो आपका जो ये क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बना दोस्तों वो क्या बना, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या बना, आंसर बन गया। तो आपको ये रेशियो याद में रखना है अगर क्वेश्चन को थोड़ा फास्टली तरीके से हमें फिनिश करना है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा पहला क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि ए का 90% बराबर है बी का 30%। आपको निकालना है, कंडीशन आगे ये दी गई है कि b बराबर a का कितना है 2x% है, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे ना तो सबसे पहले हमें इनका रेशो पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप रेशो नहीं पता लगाओगे तब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर हम रेशो की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है ना, तो सबसे पहले दिया गया है a का 90%, a का 90%, a इंटू 90% ये बराबर होगा दोस्तों किसके, b का 30%, b इंटू 30%। यहाँ तक बात समझ में आई। अब जब हम इनका रेशियो निकालेंगे ना तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 30 से 10 कटा और 3 से ये 3 एकम 3 और ये कितना बन गया 3। यानी कि अगर हम बात करें कि a रेशियो b तो कितना निकल के आया दोस्तों a। a की वैल्यू कौन सी रहेगी, आपको ये चीज पता होनी चाहिए दोस्तों कि रेशियो के अंदर वैल्यूज क्या होती हैं, जस्ट उल्टा होती है। तो a की वैल्यू होगी जस्ट b का कोफिशिएंट, b का कोफिशिएंट कितना है a। और अगर हम बात करें कि b की वैल्यू कितनी होगी तो b की वैल्यू कितनी होगी a का कोफिशिएंट मतलब 3। तो हम ये कह सकते हैं कि a और बीच में जो रेशियो निकल के आया है दोस्तों, वो रेशियो क्या निकल के आया है अपने पास 1:3
1:3 हमारे पास निकल के आ गया। अब इसके आगे की प्रक्रिया दोस्तों बहुत आसान है, क्योंकि ए का मान अपने पास है 1 और बी का मान अपने पास है 3। ये सारी चीजें जब आपको गिवन है तो क्वेश्चन की कंडीशन के अंदर फुलफिल कर दीजिए आप। क्वेश्चन हमारे को क्या दिया गया है कि बी बराबर दिया है ए का 2x%, ए का 2x%, 2x% को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू x% का मतलब x/100, ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा एक चीज गौर कीजिएगा, b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो मैं यहाँ से 3 पुट कर देता हूँ। a की वैल्यू कितनी है, a का मतलब क्या होता है गुणा, और उसके बाद में 2 इंटू x%, ठीक है ना। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। तो देखो 2 से ये कितनी बार कटा दोस्तों, 50 बार कटा। तो 50 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड परसेंटेज आएगा ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 150। कितनी आ जाएगी, 150%। ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। आई होप दैट आपको ये क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि हमारा जो क्वेश्चन है इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा दोस्तों, 150, ठीक है ना। 150 आपका आंसर बन जाएगा। तो आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहले जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिखाई दें तो उन क्वेश्चनों के अंदर सबसे पहले कंडीशन आपकी क्या होनी चाहिए कि हमें ए और बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और ये ऐसे पता कैसे चलेगा कि हमें ये ए और बी की वैल्यू यही रहेगी, तो ध्यान रखिए आप रेशियो से वैल्यू काउंट कीजिए, ठीक है ना। ए और बी का रेशियो काउंट कर लीजिए और एज्यूम करके चलिए कि जो रेशियो है वही उसकी फाइनलाइज्ड वैल्यू है, ठीक है ना। उसके बाद में क्वेश्चन बिल्कुल झट से आपके सॉल्व आउट हो जाएंगे। चलो 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाने पर किसी गृहस्थ को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि उसका चीनी का खर्च ना बढ़े। ध्यान दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले सिखाया है, कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा वहां पे आपने एक कॉन्सेप्ट जरूर सीखा होगा दोस्तों, कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि 25%, ठीक है ना, 25% की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 25% की वैल्यू होती है 1/5। कितनी होती है, 1/5 होती है, सॉरी 1/4 होती है, ठीक है ना। 1 कितनी होती है, 4 होती है, क्योंकि 25/100 परसेंटेज हटाएंगे तो क्या आता है 25/100, और 25/100 को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। हम मान लेते हैं कि पहले उस वस्तु का मूल्य कितना था, 4 रुपए था। पहले उस वस्तु का मूल्य, पहले उस चीनी का मूल्य कितना था, 4 रुपए था। तो अब कितना आ रहा है, 1 बढ़ के अब चीनी का मूल्य कितना है, 5 रुपए, ठीक है ना। अब कितना है चीनी का मूल्य, 5 रुपए। यहाँ तक बात समझ में आई थी, ठीक है ना। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि पहले और अब की अगर हम बात करते हैं, पहले और अब की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो पहले चीनी का मूल्य कितना था, 4 रुपए, अब कितना है, 5 रुपए। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है यहाँ पे गौर कीजिएगा, ठीक है। 25% की वृद्धि हो गई, मतलब 4 से 5 हो गया। तो अब क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है दोस्तों कि अपने को वापस 5 से उसी प्राइस पे आना है, उसी प्राइस पे आना है, तो कितने की कमी करनी होगी, मुझे बताओ। अगर मुझे 5 से 4 पे आना है तो मुझे कितने की कमी करनी होगी दोस्तों, 1 की कमी करनी होगी। और ये जो 1 की कमी होगी, ये 1 की कमी किस पे होगी दोस्तों, 5 पे होगी। बात समझ में आ रही है, ये 1 की कमी होगी वो किस पे होगी, 5 पे होगी। तो यहाँ से जब हम रिक्वायर्ड परसेंटेज निकाल रहे होंगे ना, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होती है, जो भी कमी हुई है वो इंटू 100, इसके बाद में जो भी हमारा प्राइस रहा होगा जिसपे हम काउंटिंग कर रहे हैं। तो 5 से ये कितना कटा दोस्तों, 20 बार, और आपका रिक्वायर्ड परसेंटेज कितना निकल के आ गया, 20%। यानी कि एक गृहस्थ को अपना जो खर्चा है उसको 20% कम करना होगा, ताकि उसका चीनी का खर्च क्या करे, खपत को क्या करना होगा दोस्तों, खपत को आपको 20% कम करना होगा, ताकि आपका जो खर्चा है वो बिल्कुल भी ना बढ़े। तो एक तो तरीका होता है दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को कि हम इस प्रकार से सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों इससे भी शॉर्ट इस प्रकार के क्वेश्चनों का अपने पास सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है ना। ताकि जब भी आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। वो क्या होगा फॉर्मूला, कि x% is divided by 100 plus minus x% into 100, ठीक है ना। और उसके बाद में आगे लास्ट में आपको लगा देना है परसेंटेज। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये जो सिंबल होता है ना दोस्तों, ये रिप्रेजेंट करेगा इसको, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना बस उसी के अनुसार ये सिंबल लगाया जाएगा। x का मान सबसे पहले 25%, ठीक है ना, अपॉन 100। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पे 25% की वृद्धि हो रही है, मतलब सिंबल किसका आएगा, 25 का आएगा, ठीक है ना, प्लस का आएगा इंटू 100%। आगे जब हम सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास आएगा 25/100 में 25 जोड़ देंगे तो 125 गुना क्या आ जाएगा, आपके पास 100 आ जाएगा। तो 25 एकम 25 और 25 पंजे 125, 5 से 1 कटा 20 बार,
और आपका जो रिक्वायर्ड परसेंटेज निकल के आया ना दोस्तों, वो निकल के आ गया 20%। तो आप क्वेश्चन को इस मेथड और इस मेथड दोनों मेथड से आप करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपके पास क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल तरीके से समझ में आने लग जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो चलो यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई आपकी, ठीक है ना? यहाँ तक बात कंप्लीट हो गई, तो आगे हम बढ़ते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर, कि जो खपत होती है, जो खपत होती है वो मूल्य की क्या होती है, जस्ट उल्टी होती है। ध्यान रखिएगा, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, तो खपत होती है ना, वो किसकी जस्ट उल्टी होती है, वो जस्ट उल्टी होती है किसकी, मूल्य की। तो हम ये कह सकते हैं कि जो खपत होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, मूल्य की, या उसकी कीमत की अपोजिट होगी। ये बात थोड़ा ध्यान में रखिएगा आप, कि खपत मूल्य की क्या होती है, जस्ट रेसिप्रोकल होती है, उल्टी होती है। बात समझ में आ गई? तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 0.3939 के ऊपर बार लगी हुई है का साधारण भिन्न बताइए, ठीक है ना? दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपके पास डेसिमल टू टाइप्स की होती है, डेसिमल टू टाइप्स की होती है। एक होती है टर्मिनेट और एक होती है नॉन टर्मिनेट। ये जो सेगमेंट है ये नॉन टर्मिनेट का है। नॉन टर्मिनेट में भी आगे चल करके सेगमेंट हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल हमें डेफिनेशन से कोई मतलब नहीं है, हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे केवल और केवल हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 0.39 और 39 के ऊपर क्या लगा हुआ है दोस्तों, बार लगा हुआ है। गौर कीजिएगा कि जब हम इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो सबसे पहले आपको बिना पॉइंट और बिना बार के कंप्लीट नंबर ऐसे कैसे उतारना है। बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बिना पॉइंट और बिना बार के ये कंप्लीट नंबर ऐसे कैसे उतारना है। तो आप उतार दोगे 3939। आफ्टर ऑल उसके बाद में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, हमें घटाना है। क्या घटाना है? जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, ठीक है ना, पॉइंट नहीं लगाना, जिस संख्या के ऊपर बार नहीं लगा हुआ। बार किसके ऊपर नहीं लगा हुआ, 39 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ, तो हम 39 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और उसके बाद में हम डिवाइड करेंगे दोस्तों। आपको पता है कि जब भी जितने भी अंक होते हैं, जितने अंकों के ऊपर बार होती है, तो उतने नीचे क्या लिखे जाते हैं, 9 लिखे जाते हैं। तो फिलहाल दो अपने पास डिजिट ऐसी है जिनके ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम डबल क्या लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे। और आफ्टर डेसिमल, दशमलव के बाद में जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतने हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो आफ्टर डेसिमल यानी दशमलव के बाद में दो डिजिट के ऊपर बार नहीं है, तो हम कितने 0 लगा देंगे, 2 0 लगा देंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसान बन गया दोस्तों। 3939 में से 39 घटाएंगे तो आपके पास आएगा 3900, और नीचे आपके पास बचा 9900, ठीक है ना? देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हुआ। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना दोस्तों, तो ये 3 से ये 13 टाइम कट गया, और ये कट गया 33 टाइम। यानी कि अपने पास जो फाइनल आंसर निकल के आया ना दोस्तों, वो निकल के आया 13/33। क्या निकल के आया, 13/33, जो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा दोस्तों, फाइनल आंसर माना जाएगा, ठीक है ना? क्या माना जाएगा, फाइनल आंसर माना जाएगा 13/33। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये आपको। अच्छा, ये 9 कहाँ से आए, 0 कहाँ से आए दोस्तों, ये हम पढ़ेंगे जब हम पूरा जो आपको पूरा बेसिक से पढ़ाएंगे, पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे, तो वहां पे हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में ये 9 कहाँ से आया, ये 0 कहाँ से आया, एक्चुअल में इनके पीछे क्या लॉजिक है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पेपर की, कि पेपर को कैसे जल्दी फिनिश किया जाता है। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवर्ती ब्याज का, यानी चक्रवर्ती ब्याज की किस वार्षिक दर पर 1200 रुपए की धनराशि 2 साल में 1348.32 रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपके पास तरीके दो होते हैं, या तो आप फॉर्मूला यूज कीजिए जो अपना बेसिक है, और अगर फॉर्मूला यूज नहीं करते हो तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। फॉर्मूला तो जनरली सभी के सभी यूज कर सकते हो आप। ये जो 1348.32 है, ये क्या है, मिश्र दर है। और चक्रवर्ती मिश्र दर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कि चक्रवर्ती मिश्र दर हम कैसे निकालते हैं, मूलधन इनटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टाइम, उससे हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये तरीका जनरली हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है। तो इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट देखिए। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो आपके पास जो करेंसी है वो कितनी दी गई है, 1200, यानी कि 1200 रुपए है। सबसे पहले ये है प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है ना? और अमाउंट की अगर मैं बात करता हूँ मिश्र दर की, तो ये 1200 रुपए कितने हो जाते हैं, 1348.32 रुपए हो जाते हैं। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। और ये बात हो रही है दोस्तों 2 साल की, ये बात हो रही है कितने सालों की, 2 साल की। तो दोस्तों ध्यान रखिए, सबसे पहले आप इनको कैलकुलेशन कीजिए। कैलकुलेशन मतलब इसको काट के थोड़ा छोटा बनाइए। तो हम एक काम करते हैं दोस्तों,
हम एक काम करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए कि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो पॉइंट हटा देते हैं हम यहाँ से और 2 जीरो हम यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है ना। 2 जीरो हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखिए, इसको जब हम काटते हैं तो देखो 12 से डायरेक्ट काटिए या 2 से भी काट सकते हो आप, 3 से भी काट सकते हो, 4 से भी काट सकते हो, जो भी आपकी इच्छा होगी। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको 12 से काट रहा हूँ, ठीक है ना। तो 12 से काटेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 10000, ठीक है ना। 12 एक 12, तो यहाँ से जब हम काट रहे होंगे ना तो 12 एक 12, 13 में से 12 घटाएंगे 1 आएगा, बच गए 14, फिर 12 एक 12, 14 में से 12 घटाएंगे 2 हो गए 28, 12 दूना 24, ठीक है। 28 में से 24 घटाएंगे 4, 12 तिया 36 और 12 छिके 72, यानी कि आपके पास काटने के बाद में जो वैल्यू आ गई वो आ गई, इधर तो आ गई 10,000, इधर आ गई 11,236। अब दोस्तों ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन में आपको टाइम कितना दिया हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन में टाइम अपने को कितना दिया गया है दोस्तों, 2 साल दिया गया है। तो 2 साल के लिए दोस्तों बहुत ही आसान प्रक्रिया है कि आपके पास जो ये वैल्यू निकल के आई है, क्या क्या निकल के आई है, एक तो 10,000 और एक निकल के आई है 11,236। कितनी निकल के आई है, 11,236। तो जब भी 2 साल की बात आए तो आपको क्या कर देना है, इसका स्क्वायर रूट क्या कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है इसका, ठीक है ना। जब भी 2 साल की, अगर सपोज दैट यहाँ पे 3 साल होता तो हम क्या करते, इसका क्यूब रूट कर देते। अगर 1 साल होता तो फिर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, बात समझ में आ गई। तो 2 साल के लिए स्क्वायर रूट कर दोगे, 3 साल के लिए क्यूब रूट कर दोगे। अब दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10,000 का स्क्वायर रूट कितना होता है दोस्तों, तो 10,000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं 11,236 का स्क्वायर रूट कितना आता है, तो 11,236 का स्क्वायर रूट आता है 106। यहाँ तक बात समझ में आ गई। कैसे निकालते हैं ये चीज बढ़िया तरीके से आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। बाकी जब मैं अल्टरनेट पढ़ाऊंगा तो वहां पे अपना तरीका भी बताऊंगा कि स्क्वायर रूट कैसे जल्दी निकाला जाता है। तो यहाँ पे 10,000 का स्क्वायर रूट 100 और 11,236 का स्क्वायर रूट 106। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया दोस्तों, कि पहले कोई करेंसी क्या थी, 100 रुपए थी, अब कितनी है, 106 हो गई। बताओ कितनी बढ़ी, तो यहाँ से हम बात करेंगे कि +6 का इंक्रीज हो गया। और अगर हमें रिक्वायर्ड परसेंटेज निकालनी है तो रिक्वायर्ड परसेंटेज कैसे निकालते हैं दोस्तों, जो भी बड़ा है वो इनटू 100 और उसके बाद में हम क्या कर देंगे, लास्ट में ओरिजिनल वैल्यू जो क्या थी हमारे पास 100, इससे हम डिवाइड कर देंगे। तो 100 से 100 कटा और आपके पास जो फाइनल परसेंटेज निकल के आया वो कितना निकल के आया दोस्तों, 6%। यानी कि हमारा ये क्वेश्चन है वो समाप्त होता है कहाँ पे, 6% पे जाके समाप्त होता है कि जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो कितना था, 6% था। तो ये तरीके आपको दोस्तों पता होने चाहिए ताकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रश्नों को बहुत ही एक्यूरेट और बहुत ही जल्दी तरीके से क्या कर सके, फिनिश कर सके, ठीक है ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आने लायक है, यानी कि जिसको हम बात करते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा से हमने क्वेश्चन लिया है, तो ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा क्या है कि रूट वाई ये बराबर है अपने पास 4x के बराबर है, 4 इंटू एक्स के बराबर है, ठीक है। और हमें पूछा क्या गया है दोस्तों, एक्स स्क्वायर पूछा गया है। तो ध्यान दीजिए हमें कुल मिला के यहाँ पे स्क्वायर करना है। तो ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, अगर मैं देखो इधर भी स्क्वायर कर दूं और इधर भी स्क्वायर कर दूं, तो क्या इसके मान पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो इधर रूट वाई का स्क्वायर क्या होता है, वाई बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 इंटू एक्स का स्क्वायर कितना होता है एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए हमें क्या करना है, ये चीज गौर कीजिएगा कि हमें निकालना है, या तो आप रेशियो काउंट कर दीजिए या डायरेक्ट फ्रैक्शन में कर दीजिए, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। तो हमें फिलहाल निकालना है एक्स स्क्वायर अनुपात वाई की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या कहा था, रेशियो के अंदर वैल्यू उल्टी होती है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू मतलब वाई का कोफिशिएंट, ठीक है ना। और अगर हमें चाहिए वाई की वैल्यू तो एक्स का कोफिशिएंट कितना होगा, 16 होगा। अब दोस्तों रेशियो को मैं इस टाइप में भी लिख सकता हूँ, ये तो जनरली हमने वैल्यू निकाली, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/16। इसको मैं इस प्रकार से भी नोट डाउन कर सकता हूँ, इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बना ना दोस्तों, वो क्या बना, 1/16। बताओ क्वेश्चन में यही तो पूछा गया था,
1/16। क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि x स्क्वायर अपॉन y की वैल्यू क्या होगी, तो 1/16 आपका क्या बन जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट थोड़ी बहुत मिस्टेक करता है जिसकी वजह से वो इन क्वेश्चनों को कर नहीं पाता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा आपको कि हमने ऐसा क्यों कहा है, क्योंकि हमारे को कंडीशन इस टाइप की बनानी है, इसलिए हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर करने से इसके मान पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक सिंपल कैलकुलेशन है, इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करना है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस प्रकार की कैलकुलेशन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस फॉर्म पे थोड़ा गौर कीजिएगा। ठीक है ना, ये जो फॉर्म आपको दी गई है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन चीजों पे गौर कीजिएगा। तो आपने अलजेब्रा के अंदर दोस्तों एक फॉर्मेशन पढ़ा होगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी और a माइनस बी, ये चीज हम नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है ना, अलजेब्रा के अंदर हमारे फॉर्मेशन पढ़ी है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी और a माइनस बी के बराबर होता है। तो अगर दोस्तों मैं पहले नंबर को a मान लूं, दूसरे नंबर को b मान लूं, तो बताओ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है कि नहीं। तो मैं इसको क्या नोट डाउन कर सकता हूँ, इंपॉर्टेंट वो चीज है, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 1998 प्लस 1997। ठीक है ना, और एक बार घटा देना है 1998 माइनस 1997। फिर आगे देखो सिंबल किसका लगा हुआ है, प्लस का, सिंबल प्लस का लगा हुआ है। आगे देखो, अगर मैं इसको a मान लूं, इसको b मान लूं, तो इसको भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 1996 प्लस 1995 और 1996 माइनस 1995 लिख सकते हैं हम, बिल्कुल ऐसा। आगे की अगर मैं बात करता हूं इसके लास्ट वाले की, तो अगर मैं 1994 को a मान लूं, 1993 को b मान लूं, तो एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा, यानी कि 1994 प्लस 1993 और 1994 माइनस 1993, ऐसा हम लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, ये कैलकुलेशंस मन की होती है, लेकिन मैं आपको पूरा डिटेल समझाने के लिए ये इतना सारा सेगमेंट है वो लिख पा रहा हूँ। ध्यान दीजिए, अगर दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ रिप्रेजेंट करता हूँ तो इस पे गौर कीजिएगा कि इसका टोटल कितना होगा, इसका टोटल कितना होगा और इसका टोटल कितना होगा। तो दोस्तों 1998 में से 1997 घटाएंगे, एक बचेगा। 1996 में से 1995 घटाएंगे, एक बचेगा। 1994 में से 1993 घटाएंगे, एक बचेगा। कुल मिला के इनकी कहानी कहाँ पे आके अटक गई, एक पे अटक गई कि इनकी टोटल वैल्यू क्या होगी दोस्तों, एक होगी। अब दोस्तों हमारे पास जो क्वेश्चन है वो अल्टरनेट क्वेश्चन है, ये बन गया कि हमारे को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 7 कितने होते हैं, 15। ठीक है ना, 9 9 18 और 1 19, 9 9 18 और 1 19 और 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया, 3995, तो इसका आ गया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 6 और 5 कितने होते हैं, 11। 9 9 18 और 1 19, 9 9 18 और 1 19, 1 और 1 2 और 1 कितना होता है, 3991, इसका आ गया। और अगर मैं इनको जोड़ देता हूं तो दोस्तों लास्ट पे ध्यान रखिएगा, 4 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 7। 9 और 9 18, 9 9 18 और 1 19, बच गया 1, 1 और 1 2 और 1 कितने होते हैं, 3। तो इन सभी को जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा ना दोस्तों, वो फाइनल आंसर क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 7 और 1 8, 8 और 5 कितने होते हैं, 13, बच गया कितना, 1। 8 और 1 9, 9 9 18, 18 और 9 कितने होते हैं दोस्तों, 27, 27 का लगा दिया हमने 7, बच गया कितना, 2। 9 और 2 11, 11 और 9 कितने होते हैं, 20, 20 और 9 कितने होते हैं दोस्तों, 29, 29 का 9 लगा दिया, बचा 2। 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 कितने होते हैं, 11। यानी कि आपके पास जो फाइनल आंसर बना ना दोस्तों, वो बन गया 11973। 11973 आपको केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, वो दोस्तों कौन से में है, ऑप्शन नंबर ए के अंदर है। तो ध्यान दीजिए, ये इतनी लंबी कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया दोस्तों। जब भी आप एग्जाम में बैठोगे तो बस इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, इनको जोड़ना है, सभी को लास्ट में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। आप इन क्वेश्चनों को डीएक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, जो काफी इजी होंगे, वो हम आपको बताएंगे अगले सेशन के अंदर। ठीक है ना, तो ध्यान रखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि दो संख्याएं 3 4 के अनुपात में है, उनका लेसर आपको दिया हुआ है कितना, 240 दिया हुआ है। तो दोनों में से छोटी संख्या बतानी है दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा। अगर हम इस क्वेश्चन को एक सेकंड में करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं,
कि आपके पास दो संख्याएं दी गई है, मान लेता हूं ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, किस रेशियो के अंदर है दोस्तों, 3:4 के अनुपात में है। अब मुझे एक चीज आप ये बताएंगे कि 3 और 4 का जो एलसीएम होता है, एलसीएम होता है वो कितना होता है दोस्तों, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। बताओ 12 होता है कि 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। लेकिन एक्चुअल में जो एलसीएम दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 240। कितना दिया हुआ है, 240। मतलब कितना गुना है दोस्तों, 20 गुना है। तो हमारे को छोटी संख्या चाहिए, तो अनुपात छोटा कौन सा है, 20। तो 20 को भी हम क्या कर देंगे दोस्तों, कितना गुना, 20 गुना कर देंगे। तो 3 को 20 गुना कर देंगे तो सबसे छोटी संख्या क्या आ जाएगी अपने पास, 60। बस यही तो अपने इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, यही इस क्वेश्चन का क्या है, फाइनल आंसर है। ठीक है ना। तो आई होप दैट आप समझ गए होंगे इस चीज को, किस प्रकार के क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है ना दोस्तों। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 12। ठीक है, जनरली आप मान के चलिए कि रेशो नहीं है, यही नंबर है। तो 3 और 4 का एलसीएम 12, 12 की वैल्यू 240, मतलब 20 तो आपको छोटा वैल्यूज निकालना है तो आप 20, 3 को 20 गुना कर दीजिए, बड़ा वैल्यू निकालना है तो 4 को 20 गुना कर दीजिए, तो आपका राइट आंसर 60 बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि रोहन और संजीव किसी काम को 15 और 20 दिन में करते हैं। उन्होंने काम को 30,000 रुपए में करने का ठेका लिया, तो ठेके की धनराशि में आपको रोहन का हिस्सा बताना है। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। इस क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा भाई, जो भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, जो भी लाभ का बांटा जाएगा, जो भी पैसे बांटे जाएंगे, वो हमेशा उनकी एफिशिएंसी मतलब उनकी कार्य क्षमता के रेशो के अंदर बांटा जाएगा। अच्छा, ऐसा हम करते क्यों हैं दोस्तों, ध्यान रखिए। जो जितना काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा, जितनी कैपेसिटी से काम करेगा उसको उतना ही पैसा मिलेगा। इसलिए हमेशा जो करेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है वो उनके एफिशिएंसी का रेशो के अंदर किया जाता है। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, हमारे को कार्य क्षमता निकालनी है। तो ध्यान रखिए, अगर मैं बात करता हूं तो दो कैंडिडेट हैं, यहाँ पे है रोहन और यहाँ पे है संजीव। दो कैंडिडेट है दोस्तों, दो कैंडिडेटों की बात हो रही है। ठीक है ना, दो कैंडिडेटों की बात हो रही है। ये काम करता है 15 डेज के अंदर। कितने दिन में, 15 डेज के अंदर काम करता है रोहन, और संजीव है वो कितने दिन में करता है, 10 दिन में करता है। अच्छा दोस्तों, यदि मैं समय का रेशो निकालना चाहूँ, यदि हम समय का रेशो निकालना चाहें तो समय का रेशो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से देखो काटेंगे तो 5 3 15, और यहाँ पे अगर मैं काटूंगा तो 5 दूनी 10, 3:2 हो जाएगा। अच्छा, टाइम का रेशो तो ये हो गया, लेकिन अगर मैं बात करूं कि इनकी एफिशिएंसी का रेशो क्या बना, क्षमता का अनुपात क्या बना, तो समय क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जो समय और एफिशिएंसी होती है, समय उल्टा होता है किसका, एफिशिएंसी का, यानी कि क्षमता का क्या होता है, उल्टा होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो अगर टाइम 3:2 है तो आपके पास एफिशिएंसी क्या बन जाएगी, 2:3 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 2:3 बन जाएगी। ठीक है ना, 2:3 बन जाएगी। अब जब हमने एफिशिएंसी निकाल ली दोस्तों, तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि रोहन की एफिशिएंसी कितनी है, 2, और संजीव की एफिशिएंसी कितनी है, 5। अच्छा मुझे बताओ टोटल एफिशिएंसी कितनी हुई दोस्तों, तो टोटल एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी होगी, 5। यानी कि 5 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 30,000 के बराबर। किसके बराबर, 30,000 के बराबर हो जाएगी। मतलब कितनी गुनी होगी दोस्तों, 6,000 गुना हो जाएगी। ठीक है ना। आपसे पूछा क्या गया है, रोहन का पार्ट, तो रोहन का यहाँ पे रेशियो देखिए एफिशिएंसी का, रोहन की एफिशिएंसी का रेशियो कितना है दोस्तों, 2 है। तो इस 2 को भी हम क्या कर देंगे, 6,000 से गुणा कर दीजिए, तो जो रोहन का पार्ट आएगा वो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 12,000 रुपए। यानी कि उस 30,000 रुपए में से जो रोहन को मिलने वाले हैं वो कितने रुपए हैं दोस्तों, 12,000 रुपए हैं। बात समझ में आ गई, 12,000 रुपए किसको मिलेंगे, रोहन को मिलेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछा होता संजीव को कितने मिलेंगे, तो क्या करते हैं हम, 3 को कैसे गुणा कर देते, 6,000 से गुणा कर देते, तो 18,000 किसको मिलते, संजीव को मिलते, और 18,000 12,000 टोटल कितने हो गए दोस्तों, 30,000। तो ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी के रेशो में हमेशा इसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों कि tan 15 डिग्री का मान क्या होगा। हमारे को क्वेश्चन पूछा गया है tan 15 डिग्री। अब दोस्तों ध्यान रखिए, जनरली हमने पढ़ा क्या है, जनरली हमने पढ़ा है कि जो सारणी होती है, जो सारणी होती है वो केवल काम करती है 90 डिग्री तक। लेकिन यहाँ पे अगर बात करते हैं 15 डिग्री, 15 डिग्री का मान आपको सारणी में पता नहीं होता, तो दोस्तों ध्यान रखिए हमारे को सिचुएशंस वैसी बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, सिचुएशन वैसी बनानी पड़ेगी। तो tan 15 को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, इसको मैं लिख सकता हूँ tan 60 डिग्री
माइनस 45 डिग्री। बताओ ये चीज मैं लिख सकता हूँ कि नहीं? tan 60 माइनस 45 डिग्री, 60 में से 45 घटाएंगे कितना आएगा? 15 ही आएगा। अब दोस्तों ये जो हमारे पास बना है ना, ये कुछ इस प्रकार से बन गया कि tan a माइनस बी, tan a माइनस बी। और दोस्तों इसको जब हम ओपन करते हैं ना, इसको जब हम ओपन करते हैं तो आपके पास आएगा tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जब tan a माइनस बी को सॉल्व करते हैं तो आपके पास आता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b आता है। अब देखो a की जगह हम क्या रखेंगे? 60 डिग्री, b की जगह हम क्या रखेंगे? 45 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना दोस्तों, तो अपने पास क्या है गिवन? tan 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये हमारे पास गिवन है। अब हम इसमें फिट करेंगे तो ध्यान दीजिए tan a की जगह tan 60 डिग्री, ठीक है ना, माइनस tan b की जगह हम रखेंगे tan 45 डिग्री, और उसके बाद में रखेंगे 1 प्लस tan a यानी कि tan 60 डिग्री इंटू tan b यानी कि tan 45 डिग्री। अब दोस्तों सारणी में इन सभी का मान आपको दिया हुआ मिलेगा, ठीक है ना? सारणी में इन सभी का मान दिया हुआ मिलेगा। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। कितना होता है? √3 माइनस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। फिर उसके बाद में 1 प्लस tan 60 डिग्री का मान √3 इंटू tan 45 डिग्री का मान 1। अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? √3 माइनस 1 बटा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 प्लस √3 आएगा तो हम इसको 1 प्लस √3 भी लिख सकते हैं, या फिर √3 प्लस 1 भी हम इसको लिख सकते हैं। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों? √3 माइनस 1 या फिर √3 प्लस 1। √3 माइनस 1 बटा √3 प्लस 1, ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा? फाइनल आंसर बन जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको सीधा सीधा दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम इस प्रक्रिया के द्वारा सॉल्व आउट करते हैं, क्योंकि हमें देखो सिचुएशन वैसी बनानी पड़ेगी जैसा हम चाहते हैं, क्योंकि आपको कई बार क्वेश्चंस के अंदर वैसे हालात नहीं मिलेंगे जैसे आप सोच रहे हो, लेकिन वैसे आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? बनाना पड़ेगा उस चीज को, ठीक है ना? तो tan 15 डिग्री का हम किस प्रकार से निकालेंगे, आई होप दैट आप समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। आपको एक चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में सेंटर आपको पॉइंट दिया हुआ है O, और आपको एंगल AOB का मान निकालना है। मतलब अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की, तो आपको AOB यानी कि ये वाला एंगल आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों ध्यान रखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना, इसी डायग्राम की बात करता हूँ, तो देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि वास्तव में इसका जो एप्लीकेशन है वो किस प्रकार से हम यूज करेंगे दोस्तों। ये अपने पास एक सर्किल है, ठीक है ना, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट से हमने यहाँ पे दो, ये क्या है? रेडियस है, दो रेडियस है, और इस रेडियस को मिला करके हमने इसकी परिधि पर मिला दिया दोस्तों, ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे और एक लाइन हमने इस प्रकार से इस पे ड्रॉ कर दी। अब अपने को जो दिया हुआ है ना दोस्तों, उस पर गौर कीजिए, ये एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है? 30 डिग्री का, ठीक है, और ये एंगल कितने डिग्री का दिया हुआ है? 40 डिग्री का। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारे पास क्या है? सर्किल की रेडियस। ये क्या है हमारे पास? सर्किल की रेडियस। तो आपको पता है कि किसी त्रिभुज के अंदर अगर दो भुजाएं समान होती है तो समान भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितने डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा, यानी कि ये दो कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। समान भुजाओं के सामने के एंगल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये बराबर क्यों हुए? क्योंकि ये जो दोनों चीजें हैं, ये जो दोनों चीजें हैं, ये क्या है? एक सर्किल की रेडियस है, और रेडियस आपस में क्या होती है? बराबर होती है। अगर सेम वे से दोस्तों मैं सोचूं, सेम वे से अगर हम लें, तो यहाँ पे देखिए ये पॉइंट है, तो ये भी तो एक रेडियस हुई, तो ये रेडियस और ये रेडियस आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल और ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है? 40 डिग्री बनेगा। तो ये 40 और ये 30, ये टोटल एंगल दोस्तों, ये कितना एंगल बन गया? ये टोटल बन गया 70 डिग्री बन गया। अब हमें तो खाली ये एंगल चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण, ठीक है, वृत्त के किसी चाप द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण परिधि के कोण का दुगना होता है। यानी कि अगर मैं इसको नाम दे देता हूं A, ये हो गया B और ये हो गया C। तो ध्यान रखिए, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, यानी कि ये जो केंद्र पर बन रहा है कोण AOB, ये क्या होता है? शेष परिधि पर बने कोण का, शेष परिधि पर बना कोण कौन सा है? ACB। इसका क्या होता है दोस्तों? दुगना होता है। बात समझ में आ गई?
यानी कि ये एंगल क्या होता है, डबल होता है किसका, इस वाले एंगल का, ध्यान रखिएगा ये डबल होता है इस वाले एंगल का। तो अगर मैं कोण एसीबी का मान कितना दिया हुआ है 70 डिग्री, 70 डिग्री को 2 से गुणा करूंगा तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 140 डिग्री। यानी कि हमारा जो ये क्वेश्चन है इसका जो फाइनल रिजल्ट रहने वाला है वो कितना रहने वाला है दोस्तों 140 डिग्री। तो ये आपको पर में याद होनी चाहिए कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, चाप अपने पास ए भी दिया हुआ है तो वृत्त के किसी चाप ए बी द्वारा उसके केंद्र पर बना कोण ए ओ बी, ये शेष परिधि पर बने कोण एसीबी का क्या होता है, डबल होता है। बात समझ में आ गई, ये डबल होता है इसका। तो अगर ये 70 डिग्री आ गया तो ये कितना आ गया 140 डिग्री, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आप समझ गए होंगे। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या को यदि दुगना कर दिया जाता है और उसकी ऊंचाई को यदि स्थिर कर दिया जाता है तो बताओ उसके आयतन कितना हो जाएगा, ठीक है ना। उसका जो वॉल्यूम है वो दोस्तों कितना हो जाएगा, तो उस पर थोड़ा गौर कीजिए। अगर मैं बात करता हूँ एक शंकु की, ठीक है ना, हम दो शंकु ले लेते हैं। तो एक शंकु सपोज दैट हमने ये ले लिया और एक शंकु सपोज दैट हमने ये ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा शंकु की जो अपने पास क्या दी हुई है, आधार की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए, ये इसकी त्रिज्या है। अगर ये त्रिज्या में एक मान लूं तो अब हम क्या करेंगे, इसको जस्ट डबल करेंगे। डबल करेंगे मतलब एक से क्या हो जाएगी, ये दो हो जाएगी कि नहीं रेडियस। और अगर इसकी हाइट है, इसकी हाइट को हम स्थिर रहने देते हैं, एक मान लेते हैं और इसकी हाइट को भी हम एक मान लेते हैं। तो मुझे बताओ शंकु का आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। बात समझ में आ गई। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो इसका भी तो 1/3 पाई इंटू आर स्क्वायर एच होगा। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर सिंपल तरीके से हम सोचे यहाँ पे तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल हो गया, ऐसे एच कैंसिल हो गया, क्योंकि हाइट को हमने स्थिर रखा है r1। यहाँ पे कितना है एक, एक का स्क्वायर एक होता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कितना है r की वैल्यू दो, दो का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पे एक का स्क्वायर कितना होता है एक, और यहाँ पे दो का स्क्वायर कितना होता है चार, मतलब एक से बढ़ के चार हो गया, मतलब कितना गुना हो गया, ये चार गुना हो गया। कितना गुना हो गया, चार गुना हो गया। तो बस यही तो अपना क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है ना। यही तो अपने क्वेश्चन का आंसर था कि कितना हो जाएगा, पहले की आयतन का कितना गुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। अब दोस्तों ये इतना लंबा चौड़ा मैंने आपको समझाया है, करना नहीं है एग्जाम के अंदर। आपको पता है कि रेडियस आपके पास अगर एक दी हुई है, बाद के अंदर दो दी हुई है, तो एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है। तो पहले अगर वॉल्यूम एक था तो अब कितना हो जाएगा, 4 घन सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी टीम के 12 खिलाड़ियों की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु भी शामिल कर ली जाती है तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है, एक साल बढ़ जाती है। आपको बताना है कि उस कैप्टन की एज कितनी होगी, ठीक है ना। दोस्तों ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक्स वगैरह कुछ भी नहीं मानना। अच्छा, ये जो औसत बढ़ा है ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि कप्तान भी शामिल कर लिया जाता है। कप्तान शामिल करने के बाद में आदमी कितने हो गए, टोटल 13 हो गए। अगर मैं ये 13 सभी ये जो एक वर्ष बढ़ा है, अगर मैं सभी लोगों के अंदर बराबर बराबर बढ़ा दूं दोस्तों, तो टोटल कितना बढ़ेगा, 13 बढ़ेगा। इसका मतलब कैप्टन जो भी आया है वो पहले एवरेज कितना था 25, 25 से 13 साल ज्यादा लेके आया है, मतलब कैप्टन की जो एज होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 38 वर्ष। कितनी होगी, 38 वर्ष होगी कैप्टन की आयु। बस यही तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है, यही आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा 38 ईयर। अब इसमें एज वगैरह कुछ भी नहीं मानना है दोस्तों। सपोज दैट मान के चलिए आप ऐसा, स्टार्टिंग में खिलाड़ी कितने थे 13, कैप्टन आ गया, कैंडिडेट कितने हो गए 30, 13 कैंडिडेट हो गए। कैप्टन के आने से जो एवरेज है वो एक साल बढ़ गया। अगर मैं ये एक साल जो बढ़ा है हर एक 13 लोगों में बढ़ा दूं बराबर बराबर, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा, 13 बढ़ जाएगा। यानी कि पहले एवरेज 25 था, तो कैप्टन की जो एज है वो कहीं ना कहीं पे 13 साल बड़ी होगी इस 25 से, यानी कि 25 + 13 कितना हो जाएगा, 38 साल। ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 0.09 का वर्गमूल बताइए, 0.09 का वर्गमूल बताइए दोस्तों। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। 0.09, 0.09 सबसे पहले आपको करना क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब दोस्तों गौर कीजिएगा, सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए कि पॉइंट को हटाना है। पॉइंट को हटाऊंगा तो कंप्लीट नंबर ऐसे कैसे उतारूंगा, पॉइंट का हटाऊंगा तो पॉइंट का एक और पॉइंट के आगे दो डिजिट है तो मतलब दो जीरो लिखूंगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये जो रूट है ना दोस्तों ये 9 के ऊपर भी है, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ √9 बटे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √100। तो √9 का मान कितना होता है दोस्तों 3, और √100 का मान कितना होता है 10, 3/10, जिसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों 0.3। क्या लिख सकते हैं 0.3।
बस ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, टिक मार्क करके डायरेक्ट आपको क्या कर देना है, आगे बढ़ जाना है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये आज की क्लास थी, हमारे मैथ्स के जो 15 क्वेश्चन थे इंडियन आर्मी में आने लायक, वो हमने आपके साथ में शेयर किए हैं। आई होप दैट दोस्तों कि आपको ये चीज बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो अपने दोस्तों को शेयर करना है ताकि जो भी स्टूडेंट्स आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उन पे ये वैल्यूएबल जो हमने कंटेंट दिया है ये उन लोगों तक पहुंच पाए और वो भी घर पे बैठ के बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर सके। चलो दोस्तों, तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में आज का सेशन में यहाँ पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।